आज दो बड़ी खबर दिल्ली से भी सामने आई। दोनों खबरें सियासत से जुड़ी, दोनों के पीछे चुनावी स्ट्रैटेजी। पहली खबर 6A पंडित यानी 6A पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोड दिल्ली से आई। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर। यहां आप देखिए कुछ देर पहले कौन सी तस्वीरें देखने को मिली। दूसरी खबर 6 जनपथ रोड से आई, जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का घर है। आज दोनों जगह जमावड़ा लगा। बीजेपी मुख्यालय में पहले कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। वजह थी G20 का सफल आयोजन। फिर शुरू हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक में बाकायदा ये इस बात को लेकर चर्चा हुई कि अगली बैठक का एजेंडा क्या होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई एनडीए की बैठक में। दूसरी तरफ जो बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सरकारी निवास पर हो रही थी, उसमें इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं। इस बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ की वजह से शामिल नहीं हो पाए। बीमारी के कारण जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह नहीं आए, उनकी जगह संजय झा शामिल हुए। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बैठक में क्या-क्या हुआ, आप सुनिए। Coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. तो विपक्षी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आज सबसे बड़ी खबर यह आई कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में विपक्षी गठबंधन की पहली जॉइंट रैली होगी। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। यहां विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, मतलब चुनाव से पहले एकता दिखेगी। लेकिन एक सवाल जो रह गया वो ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का क्या होगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये काम भी जल्दी हो जाएगा। खुद आप सुनिए तेजस्वी यादव के इस बयान से। करके जल्द से जल्द जो है, जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। हालांकि यही बात मुंबई की बैठक यानी 13 दिन पहले 1 सितंबर को भी कही गई थी। सुनिए। कि we, the India parties, hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. मतलब जिस प्रस्ताव पर या जिन प्रस्तावों पर विपक्षी गठबंधन ने सबसे पहले मोहर लगाई थी, उस पर आज भी कुछ खास नहीं हुआ है और इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है और विपक्ष जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब ढूंढ लेगा, 2024 की लड़ाई की तस्वीर उतनी ही साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष सवाल उठाने की बजाय जवाब देने में लगा हुआ है। इसीलिए सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के एजेंडे में विपक्ष क्यों फंसा रहा। बिना नेता चुने विपक्ष मोदी के सामने क्या वाकई टिक पाएगा। सवाल यह कि विपक्ष अपने मुद्दों पर एकमत होकर क्यों नहीं बोल रहा है। सनातन का विरोध जैसे मुद्दों में विपक्ष क्यों उलझ गया है। ये कुछ सवाल है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश है। पहला सवाल क्या था, इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष के मुद्दों में क्यों उलझ जाता है। 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उससे कुछ देर पहले केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया। अब जो विपक्ष मुंबई में 2024 की तैयारियों के लिए जुटा हुआ था या एकजुट हुआ था, वो संसद के विशेष सत्र पर बात करने लगा। आप सुनिए। अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे,
माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। तब से पूरा विपक्ष विशेष सत्र पर अपना एजेंडा बनाने में लगा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को बकायदा लेटर लिखा था। गठबंधन की कमेटी इस सत्र के लिए रणनीति बना रही है। इन सब के बीच सीट शेयरिंग जैसा जरूरी मामला पीछे छूट गया। दूसरा सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जिसके सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, लगातार ये सवाल कांग्रेस को पूछे जा रहे हैं। ये वो बड़ा प्रश्न है जिसका माकूल जवाब अगर विपक्ष ने ढूंढ लिया तो 2024 की लड़ाई रोचक होगी, वरना दिक्कतें बढ़नी है और बढ़ सकती है। G20 की कामयाबी से प्रधानमंत्री की छवि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता से बढ़कर ग्लोबल लीडर की हो गई है। आप जानते हैं, एक ऐसा नेतृत्व जिसकी दुनिया भर में इस वक्त प्रशंसा हो रही है। उनके मुकाबले में विपक्ष में एक सर्वमान्य चेहरा कौन होगा वो अभी नहीं दिख रहा है। नेतृत्व की लाइन में नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन सियासत वाकई क्या इन ऑप्शंस पर चल सकती है? आज का वोटर जब वोट डालने जाता है तो वोटिंग पैटर्न में साफ दिखता है कि वो नेता को पहले चुन लेता है, निर्णायक जनादेश देता है। ये बात बकायदा आंकड़े बताते हैं। अब तक देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 बार उस पार्टी को बढ़त मिली है जिसने पीएम का चेहरा तय कर दिया। सिर्फ 1977, 1989 और 2004 में वो पार्टियां जीती या वो पार्टी जीती जिसका पीएम चेहरा तय नहीं था। हालांकि 1989 में यानी 1989 में वीपी सिंह और 2004 में सोनिया गांधी का चेहरा जनता के सामने था, तो टेक्निकली सिर्फ 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ हुए चुनाव में जनता ने संयुक्त विपक्ष को बिना किसी चेहरे के वोट दे दिया था। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण खुद विपक्षी खेमे का प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब 1977 वाला ना तो माहौल है, ना ही विपक्ष के पास जयप्रकाश नारायण जैसा कोई नेता इस वक्त दिख रहा है। इन सारी बातों के बीच विपक्षी गठबंधन की आपसी लड़ाई को मत भूलिएगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है। बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जबकि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। और इसीलिए ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि वो चेहरा कौन होगा। और विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा चेहरा इंडिया होगा, इंडिया की जनता होगी। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ते हुए तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दे पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसकी एक झलक आपको देखनी चाहिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Every religions they have their separate sentiment. I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from then. यानी एक तरफ विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने की बात तो कर रहा है, दूसरी तरफ इतना भी तालमेल नहीं दिख रहा कि मुद्दे को कौन से वाले उठाना है और किस मुद्दे को आगे लेकर जाना है, किस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। इसी से जुड़ा चौथा सवाल है कि सनातन पर हमला करके विपक्ष को क्या मिलेगा। हो सकता है डीएमके को तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बोलने के बावजूद वोट मिल जाए, लेकिन क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे और दिल्ली जैसे ज्यादातर राज्यों में नुकसान नहीं होगा? तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, राजस्थान में 25 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, हरियाणा की 10 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटें हैं। अब गणित की समझ जिसे थोड़ी बहुत भी है वो ये जान जाएगा कि फायदा ज्यादा है कि नुकसान। कहां फायदा संभव है आप देख लीजिए तमिलनाडु में एक बार के लिए,
और कहां नुकसान संभव है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सीटें लोकसभा की आपके सामने हैं। इसीलिए कांग्रेस भी खुद को डीएम के नेताओं के सनातन विरोधी बयान से अलग कर रही है। सुन लीजिए। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। लेकिन क्या ये बातें कहने से, जो इस वक्त पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, डीएमके के नेताओं के बयान से इंडिया गठबंधन नुकसान से बच सकता है? वो भी तब जब बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर पूरे गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं? हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। विपक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर जितना बात करेगा, बीजेपी के लिए माहौल उतना मुफीद होगा। ये बात विपक्ष अच्छे से जानता है। लेकिन इस मामले पर विपक्षी खेमा एक रणनीति पर काम करने में पीछे इस वक्त दिख रहा है, जबकि बीजेपी की रणनीति साफ है और कूटनीति भी। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे आगे बढ़ने का मन बना चुकी है, चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है, कमजोर सीटों का आकलन हो रहा है। बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों के में जो है 3 जोन में बंटवारे किए हैं, जिसे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में रखा गया है। अलग अलग जोन की सीटों पर चर्चा जुलाई में ही हो चुकी है। इसके साथ बीजेपी 160 ऐसी सीटों की पहचान कर रही है या कर चुकी है जिस पर उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव में कमजोर रहा है। इन सभी सीटों को 2 और 4 सीटों के क्लस्टर में बांटा गया है। केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को इस क्लस्टर में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए बीजेपी ने लोकसभा प्रवास कार्यक्रम भी चलाया। ये बीजेपी की तैयारी है और किसी भी लड़ाई में कौन कितना भारी पड़ेगा उसकी तैयारियों से तय होता है। आप क्रिकेट देखते हैं, उसमें कौन सी टीम कितनी मेहनत मैच से पहले कर रही है उस पर चर्चा होती है। एक्सपर्ट्स उसके हिसाब से बताते हैं कि मुकाबले में कौन फेवरेट है। ठीक वैसे ही या कौन कितना काम कर पाएगा, कौन कितना फिट दिखाई दे रहा है, ठीक वैसे ही चुनावी लड़ाई को भी आप समझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी तैयारी लड़ाई को कड़ा बनाएगी या मुकाबला एक तरफा रहेगा। विपक्ष ने शुरुआती तैयारी अच्छी की है। गठबंधन का नाम बेंगलुरु की दूसरी बैठक में तय करके एक नया डिस्कोर्स छेड़ दिया है, लेकिन बावजूद उसके अटका हुआ मामला सबके सामने है। मुंबई और दिल्ली की बैठक में बहुत कुछ ऐसा निकलकर नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि विपक्ष अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है, खबर मिली है, उसका एजेंडा आ गया है। अभी ये एजेंडा आया है, जिसमें पहले तो संविधान बनाने वाली सभा के 75 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा एडवोकेट संशोधन एक्ट पर भी चर्चा हो सकती है और राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।